आइए बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम मुख्य रूप से प्रकाश विद्युत प्रभाव का अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में हम द्रव्य एवं विकिरण के द्वैती प्रकृति का भी अध्ययन करेंगे। शुरुआत करते हैं हम पदार्थ के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत से। आप सबने पदार्थ से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत निश्चित रूप से पढ़ा है। पदार्थ के बारे में बहुत समय तक डाल्टन का परमाणुवाद चला और उसके बाद परमाणु को विखंडित किया गया और परमाणु के विखंडन से 3 तरह के मौलिक कण प्राप्त हुए। यानी पदार्थ की जो संरचना होती है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से होती है और इनकी व्यवस्था परमाणु में किस तरह से होती है इससे आप सब लोग परिचित हैं। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये सामान्य सिद्धांत आप सब जानते हैं। यहाँ हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की। आप सब लोग जानते हैं कि धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं और इनके सुचालक होने का कारण क्या है? धातुओं में पाए जाने वाला मुक्त इलेक्ट्रॉन। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इन्हीं के मूवमेंट से, इन्हीं के चालन से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसे बनते हैं? धातुओं के बारे में आप लोग जानते हैं कि धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धन आयन बनाती हैं। यानी धातुओं के परमाणुओं के अंतिम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक से कम बल द्वारा बंधे होते हैं। इनकी ऊर्जा अधिक होती है जिसके कारण ये लगभग स्वतंत्र होते हैं। तो इस तरह से धातुओं में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लगभग स्वतंत्र होते हैं। इनको थोड़ी सी अगर ऊर्जा मिल जाए तो ये मुक्त हो सकते हैं। तो इस तरह से सामान्य तापीय विक्षोभ के कारण धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन धातु आयनों के बीच अनियमित गति करते रहते हैं। इनको अगर हम एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा दे दें किसी भी तरह से तो ये इलेक्ट्रॉन धातु के अंदर से बाहर निकल आते हैं, धातु के पृष्ठ पर आ जाते हैं। इसी को हम इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। और वह ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉनों को धातु के अंदर से बाहर निकालने के लिए आवश्यक होती है उसको हम कार्य फलन कहते हैं। तो ये एक चीज़ आप दिमाग में रखिएगा। कार्य फलन वह न्यूनतम ऊर्जा है जो इलेक्ट्रॉनों को दिए जाने पर इलेक्ट्रॉन धातु के अंदर से बाहर आ जाते हैं, धातु की सतह पर आ जाते हैं। इसको हम इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कई तरह का होता है, जैसे तापायनिक उत्सर्जन। जब हम ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं धातुओं को, यानी ताप बढ़ाते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इस घटना को हम तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन होता है जब हम निश्चित आवृत्ति का प्रकाश धातु की सतह पर आपतित कराते हैं तो भी इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इस घटना को ही हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन भी हम इसको कहते हैं। इसके अलावा कुछ और तरह के भी उत्सर्जन होते हैं, जैसे क्षेत्र उत्सर्जन होता है। जब हम प्रबल विद्युत क्षेत्र में धातुओं को रखते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इसको हम क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं। एक और उत्सर्जन होता है जिसे हम द्वितीयक उत्सर्जन कहते हैं। जब उच्च वेग से इलेक्ट्रॉन धातुओं से टकराते हैं तो अन्य इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा दे करके उनको भी उत्सर्जित कर देते हैं। तो इस घटना को हम द्वितीयक उत्सर्जन कहते हैं। तो संक्षेप में इस तरह के उत्सर्जन होते हैं। अब हम फोकस करते हैं प्रकाश विद्युत उत्सर्जन पर, जिसे हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। जब हम धातुओं के सतह पर प्रकाश डालते हैं
तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इसी घटना को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इसको हम एक छोटे से प्रयोग से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक वाल्व हो गया, इसमें ये एक कैथोड है, इसमें ये एनोड है। अगर हम इस तरह से सर्किट पूरा करें, कैथोड को ऋण से और एनोड को धन ध्रुव से जोड़ करके यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा करके ये सर्किट पूरा कर दें। सामान्य स्थिति में चूँकि यहाँ से सर्किट कटा हुआ है, इसलिए इसमें विद्युत धारा नहीं बहेगी, धारा मापी में शून्य विक्षेप प्राप्त होगा। लेकिन यदि हम कैथोड पर परावैगनी प्रकाश डालें, यहाँ पर अगर हम परावैगनी प्रकाश डालें तो क्या देखते हैं कि इसमें धारा बहने लगती है और धारा मापी विक्षेप बताता है, यानी धारा मापी इस परिपथ में धारा के बहने की सूचना देता है। ये क्यों होता है? उसका कारण ये है कि जब हम परावैगनी विकिरण कैथोड पर डालते हैं तो कैथोड से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है और ये इलेक्ट्रॉन इस एनोड के द्वारा आकर्षित कर लिए जाते हैं और इस तरह से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ऐसे होने लगता है, जिसके कारण विद्युत धारा का निर्माण होता है। तो इसी घटना को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना को तरंग सिद्धांत समझाने में असफल रहा। पिछले चैप्टर में हमने तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण की घटनाओं को अच्छी तरह से समझाया और इन घटनाओं से तरंग प्रकृति प्रमाणित भी हुई। लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना को जब हम इस सिद्धांत के द्वारा स्पष्ट करने लगे तो वो सिद्धांत फेल हुआ। किन बिंदुओं पर फेल हुआ आगे हम चर्चा करेंगे। तरंग सिद्धांत के बाद प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए प्लांक का क्वांटम सिद्धांत आया। इन दोनों सिद्धांतों को दिमाग में रखकर आगे बढ़ेंगे तो अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तरंग सिद्धांत में हम प्रकाश ऊर्जा के संचरण के लिए तरंग की कल्पना करते हैं। हाइगन ने ये माना कि प्रकाश ऊर्जा का संचरण तरंग के रूप में होता है, यानी प्रकाश की प्रकृति तरंग प्रकृति की होती है। तरंग का जैसा गुण होता है, जो ऊर्जा का स्वरूप होता है तरंग के रूप में होता है, और तरंग की जो ऊर्जा होती है वो आयाम पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती बल्कि आयाम पर निर्भर करती है, यानी आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। प्लांक का जो क्वांटम सिद्धांत है, प्लांक ने ये माना कि प्रकाश ऊर्जा छोटे छोटे ऊर्जा कणों के रूप में होती है, यानी विद्युत चुंबकीय ऊर्जा बंडल के रूप में, जिसे हम क्वांटा या फोटान कहते हैं, उस रूप में होती है। और प्लांक ने उस ऊर्जा का मान h न्यू माना, जहाँ पर h प्लांक कांस्टेंट होता है और न्यू उस फोटान की आवृत्ति होती है। तो इस तरह से ये फोटान एक ऊर्जा कण है और इसका द्रव्यमान शून्य माना जाता है। यहाँ पर अगर हम प्रकाश का वेग c मान लें तो c बराबर होता है न्यू लेमडा के, यानी न्यू बराबर होगा c बटे लेमडा के। तो इस तरह से हम न्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, c बटे लेमडा। तो e का एक ये भी माना जाता है। इसको हम संवेग के रूप में भी लिखते हैं। E बराबर होता है mc स्क्वायर बराबर c बटे लेमडा। इसमें एक c को अगर काट दें तो क्या बचेगा, mc बराबर h बटे लेमडा। mc यानी द्रव्यमान गुणे वेग, ये फोटान का संवेग हो जाता है h बटे लेमडा। तो इस तरह से p बराबर h बटे लेमडा। यहाँ पर E बराबर mc स्क्वायर होता है, तो इसको हम mc इंटू c लिख दें तो
E/C, ये बराबर हो जाएगा mc यानी P। तो इस तरह से एक संबंध ये भी बनता है E/C बराबर हो जाता है P। तो इस तरह से 2-3 संबंध हम दे सकते हैं। यहाँ मुख्य रूप से हमें ये समझना है कि जो प्रकाश विद्युत विकिरण है या जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है उसकी प्रकृति फोटान की होती है, यानी फोटान के रूप में ऊर्जा क्वांटीकृत होती है, यानी ऊर्जा सतत ना होकर के, प्रकाश ऊर्जा सतत ना होकर के क्वांटीकृत होती है। तो इसको हम समझ के चलेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि ऊर्जा का मान जो है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। तरंग सिद्धांत और क्वांटम सिद्धांत में जो मूलभूत फर्क है, इसको एक बिंदु को अच्छी तरह से दिमाग में रखे रहिएगा कि फोटान के सिद्धांत में हम देखते हैं कि ऊर्जा का जो मान होता है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है, और तरंग सिद्धांत में ऊर्जा का मान आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता बल्कि आयाम पर निर्भर करता है। तो इस बात का स्मरण रखते हुए आगे हम बढ़ते हैं लेनार्ड के प्रयोग की तरफ। लेनार्ड ने एक बृहत प्रयोग किया और उन प्रयोगों के निष्कर्ष के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम बनाया। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें लेनार्ड के प्रयोग को समझना होगा। तो आइए चर्चा करते हैं लेनार्ड के प्रयोग की। ये देखिए चित्र पहले से बना हुआ है बोर्ड में। ये जो पहला चित्र है लेनार्ड के प्रयोग की जो प्रायोगिक व्यवस्था है उसको दिखाया गया है। इसमें ये एक क्वार्ट्ज नलिका होती है जिसके एक सिरे पर कैथोड है, दूसरे सिरे पर एनोड P है। यहाँ पर एक विंडो होती है, खिड़की होती है, जिसके द्वारा हम परावैंगनी या अन्य विकिरण इस पर आपतित करा सकते हैं। इस विंडो के द्वारा हम किसी भी प्रकाशीय विकिरण को कैथोड पर आपतित करा सकते हैं, जिससे कैथोड से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो सके। इधर आप देखिए एक अमीटर लगा हुआ है जिससे धारा का मापन कर सकते हैं। वोल्टामीटर लगा हुआ है जिससे अप्लाइड वोल्टेज हम माप सकते हैं। यहाँ पर एक द्विमार्गी कुंजी होती है जिसमें हम अगर इधर प्लग लगा देते हैं तो हमारा एनोड प्लस से और कैथोड माइनस से, और जब हमें रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करना होता है यानी ऋण विभव अप्लाई करना होता है उस स्थिति में हम इन दोनों पॉइंट को जोड़ देते हैं और इन दोनों पॉइंट को जोड़ते हैं। देखिए जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये ऋण से जुड़ जाएगा, यानी हमारा P ऋण से जुड़ जाएगा और ये धन से कैथोड जो है धन से जुड़ जाएगा। ये रिवर्स वोल्टेज कहलाएगा यानी ऋण वोल्टेज कहलाएगा। यहाँ पर एक धारा परिवर्तक भी लगा हुआ है जिसके द्वारा हम रेजिस्टेंस को एडजस्ट कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। तो लेनार्ड ने जो प्रयोग किया वो अलग अलग स्टेप में किया। उन्होंने पहले प्रयोग में वोल्टेज के साथ धारा के मान में परिवर्तन का अध्ययन किया और उन्होंने देखा कि जैसे जैसे हम अप्लाइड वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे धारा का मान बढ़ता जाता है और धारा का एक मैक्सिमम मान प्राप्त होता है जिसे हम संतृप्त धारा कहते हैं। देखिए उसका कारण यह है कि जब इसमें परावैंगनी विकिरण आपतित होता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है और ये इलेक्ट्रॉन एनोड के द्वारा खींच लिए जाते हैं। जैसे जैसे हम वोल्टेज का मान बढ़ाते हैं, इसके धन विभव का मान बढ़ाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में यहाँ पहुँचने लगते हैं। तो जितनी अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन पहुँचेंगे धारा का मान उतना ही अधिक होगा। एक स्थिति ऐसी आती है, वोल्टेज का एक ऐसा मान प्राप्त होता है जिस पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाते हैं। उस स्थिति में धारा का मान मैक्सिमम हो जाता है। फिर हम वोल्टेज चाहे जितना बढ़ाएं आगे, धारा का मान कांस्टेंट हो जाता है। यहाँ पर ये देखिए ग्राफ, ये वोल्टेज है एक्स अक्ष में और ये धारा का मान है। ये इस वाले भाग को देखिए, यहाँ तक धारा बढ़ रही है, यहाँ से फिर धारा, ये जो ग्राफ है ये फ्लैट हो गया ऐसे,
एक्स अक्ष के समानांतर हो जाता है, यानी धारा का संतृप्त मान प्राप्त हो जाता है, उसके आगे धारा नहीं बहती। तो ये तो प्रारंभिक निष्कर्ष था। इसके बाद जो दूसरा प्रयोग उन्होंने किया वो आवृत्ति के साथ किस तरह से धारा का मान परिवर्तित होता है, किस तरह से इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा परिवर्तित होती है। तो उन्होंने क्या किया कि आवृत्ति और धारा के बीच, देखिए अलग अलग आवृत्ति के लिए वोल्टेज और धारा के बीच उन्होंने ग्राफ खींचा। मतलब एक आवृत्ति का प्रकाश वो डाल रहे हैं और V और I के बीच ग्राफ खींचा। इसके बाद उन्होंने आवृत्ति का मान बढ़ा दिया और फिर देखते हैं V और I के बीच ग्राफ। तो जब V का मान प्लस होता है उस स्थिति में जो ग्राफ है वो उसी तरह का प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि आवृत्ति बढ़ाने पर भी संतृप्त धारा के मान में कोई वृद्धि नहीं होती है। ये पहला पॉइंट ध्यान में रखिएगा। आवृत्ति का मान बढ़ा देने के बाद भी धारा के मान में, संतृप्त धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब हम ऋण वोल्टेज अप्लाई करते हैं, अब बाईं तरफ देखिए, ऋण वोल्टेज अप्लाई करते हैं, यहाँ जब न्यून आवृत्ति का प्रकाश डाला गया था तो यहाँ पर V1 ऋण V1 वोल्टेज था, जहाँ पर धारा का मान शून्य हो गया। एक्स अक्ष को ये ग्राफ टच कर रहा है, मतलब -V1 वोल्ट पर धारा का मान शून्य हो गया। और आवृत्ति को बढ़ा देते हैं तो -V2 वोल्ट पर हमें शून्य धारा मिलती है, यानी अधिक ऋण वोल्टेज अप्लाई करना पड़ता है। अब देखिए, धारा का मान शून्य करने के लिए इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रोकना पड़ता है। ये तब होता है जब इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है, तब हमें कोई धारा नहीं मिलती है। तो जब हम ऋण वोल्टेज अप्लाई करना शुरू करते हैं, इसका मतलब हम गतिज ऊर्जा को कम कर रहे हैं। तो वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं, गतिज ऊर्जा का मान घटता जाता है और 1 वोल्ट पर गतिज ऊर्जा का मान शून्य हो जाता है। उस स्थिति में जो ऊर्जा का मान आपने विद्युत के चैप्टर में पढ़ा होगा, क्यू भी होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होगी, पहली स्थिति में eV1 होगी, दूसरी स्थिति में eV2 होगी। और यहाँ देखिए eV2 का मान अधिक होगा eV1 से, क्योंकि V2 का मान अधिक है V1 से। मतलब अधिक ऋण वोल्टेज हमें अप्लाई करना पड़ रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को शून्य करने के लिए अधिक हमें ऋण वोल्टेज अप्लाई करना पड़ रहा है। इसका निष्कर्ष ये है कि यदि हम आवृत्ति का मान बढ़ा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। यदि हम आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ा दें तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, लेकिन संतृप्त धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। यहाँ पर ν2 का मान अधिक है ν1 से, इसलिए V2 का मान अधिक आया है V1 से। तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा का मान आवृत्ति पर निर्भर करता है। दूसरा जो ग्राफ दिखाई दे रहा है, ये आवृत्ति और निरोधी विभव के बीच ग्राफ है। यहाँ पर ये जो ऋण वोल्टेज अप्लाई करके हम गतिज ऊर्जा शून्य करते हैं, जिस वोल्टेज पर ये होता है उसको हम निरोधी विभव या संस्तब्ध विभव कहते हैं। जिस विभव पर, जिस ऋण वोल्टेज पर इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा शून्य होती है, उस विभव को हम क्या कहते हैं? निरोधी विभव कहते हैं। और आवृत्ति का मान जैसे जैसे बढ़ाते हैं, निरोधी विभव का मान बढ़ता है। ये ग्राफ देखिए, आवृत्ति और निरोधी विभव के बीच का ग्राफ, ये स्ट्रेट लाइन है और ये ऊपर की तरफ ग्राफ जा रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे आवृत्ति का मान बढ़ता है, निरोधी विभव का मान
बढ़ता जाता है। निरोधी विभव का मान बढ़ने का मतलब है इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ती जा रही, तभी ना उसकी गतिज ऊर्जा को शून्य करने के लिए हमें अधिक ऋण वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा। अब यदि हम इस ग्राफ को बाईं तरफ का भाग देखें, मतलब आवृत्ति का मान घटाते हुए अगर हम देखें, ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ पर एक स्थिति ऐसी आती है जब ग्राफ x अक्ष को टच करता है, वह आवृत्ति जिस पर निरोधी विभव शून्य हो गया, इसका मतलब गतिज ऊर्जा शून्य हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, गतिज ऊर्जा शून्य हो गई। अब यदि हम इस आवृत्ति से और थोड़ा सा कम आवृत्ति करें तो देखिए ये जो डॉट डॉट भाग है ये नीचे चला गया, मतलब इस स्थिति में जो गतिज ऊर्जा होगी वो ऋणात्मक होगी। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं होगा। जब इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ऋणात्मक हो जाएगी उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं होगा। यानी ये जो न्यू जीरो आवृत्ति है वह न्यूनतम आवृत्ति है जिस पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव है, उससे कम आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं है। इसी न्यूनतम आवृत्ति को हम देहली आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? देहली आवृत्ति कहते हैं। यानी देहली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति है जिस आवृत्ति पर या उससे अधिक आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव है, उससे कम आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं है। इस आवृत्ति को हम देहली आवृत्ति कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर दो महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलते हैं। पहला निष्कर्ष ये कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश के तीव्रता पर निर्भर नहीं करती बल्कि आवृत्ति पर निर्भर करती। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर निर्भर करती है। आवृत्ति बढ़ाने से गतिज ऊर्जा बढ़ती है, आवृत्ति घटाने से गतिज ऊर्जा घटती है। दूसरा निष्कर्ष ये कि प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आपतित प्रकाश की एक न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता होती है। उस न्यूनतम आवृत्ति से कम आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं है। उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश डालेंगे तभी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव है। इस न्यूनतम आवृत्ति को हम देहली आवृत्ति कहते हैं। देहली आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा शून्य होती है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा लेकिन उसकी गतिज ऊर्जा शून्य होगी, वो एनोड तक नहीं पहुंचेगा, यानी विद्युत धारा के निर्माण में उसका कोई योगदान नहीं होगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है तीव्रता के साथ परिवर्तन। लेनार्ड के प्रयोग का जो अगला भाग है तीव्रता के साथ परिवर्तन का अध्ययन कराता है। इसमें लेनार्ड ने क्या किया कि एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश लिया, एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश लिया जो कि देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश था ताकि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव हो। उसमें उन्होंने क्या किया कि अलग अलग तीव्रता का प्रकाश कैथोड पर डाला और वोल्टेज और धारा के बीच ग्राफ का अध्ययन किया। यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए दो ग्राफ दिख रहे हैं। एक कम तीव्रता के लिए ग्राफ खींचा गया है, एक अधिक तीव्रता के लिए ग्राफ खींचा गया है। कम तीव्रता के लिए ग्राफ ये नीचे है, यानी इसमें जो आई मैक्सिमम है, जो संतृप्त धारा है उसका मान कम है। जब हम तीव्रता का मान बढ़ा देते हैं तो आई मैक्सिमम का मान बढ़ जाता है। एक बात तो ये हो गई, यानी तीव्रता बढ़ा देने से संतृप्त धारा का मान बढ़ जाता है। अब देखिए जब हम ऋण वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ऋण वोल्टेज अप्लाई करने से गतिज ऊर्जा उसकी घटेगी और संस्तब्ध विभव मिलेगा। तो संस्तब्ध विभव दोनों का एक ही प्राप्त होता है। कम तीव्रता वाले प्रकाश के लिए और अधिक तीव्रता वाले प्रकाश के लिए जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है वो एक ही है, सेम है।
इसीलिए दोनों के लिए संतप्त विभव का मान एक ही प्राप्त होता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश के तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश के तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। तो ये निष्कर्ष के रूप में इसको दिमाग में रखिए। इसको और अधिक स्पष्ट करने वाला ग्राफ, ये चौथा ग्राफ जो दिख रहा है, इसमें तीव्रता और संतृप्त धारा I के बीच ग्राफ खींचा जाता है। जैसे जैसे तीव्रता हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे संतृप्त धारा का मान बढ़ता जाता है, यानी संतृप्त धारा तीव्रता के समानुपाती है। तो इससे भी ये प्रमाणित होता है कि तीव्रता बढ़ाने से संतृप्त धारा का मान बढ़ता है। तीव्रता बढ़ाने से संतृप्त धारा का मान क्यों बढ़ता है, उसका कारण है कि अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। ये ध्यान रखिएगा कि धारा का मान अधिक तब होगा जब अधिक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या धारा के मान को प्रभावित करती है। इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा संस्तब्ध विभव को प्रभावित करता है। इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा अधिक होगी तो संस्तब्ध विभव अधिक होगा, इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा कम होगी तो संस्तब्ध विभव कम होगा। तो इस तरह से ये चार ग्राफ प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम को स्पष्ट कर देते हैं। यहाँ पर एक ग्राफ और दिखाया गया है जो अलग अलग धातुओं के लिए खींचा गया है। यहाँ जैसे दो धातुएं हम ए और बी लेते हैं, एक ही आवृत्ति का प्रकाश दोनों में डालते हैं और आवृत्ति और निरोधी विभव के बीच ग्राफ खींचते हैं दोनों धातुओं के लिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए धातु के लिए जो देहली आवृत्ति है वो ν01 है, बी धातु के लिए देहली आवृत्ति ν02 है। इसका मतलब है कि अलग अलग धातुओं के लिए जो देहली आवृत्ति यानी आवश्यक न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश जो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी है, उसका मान धातुओं के प्रकृति पर निर्भर करता है। तो ये एक अलग निष्कर्ष है। इस प्रयोग के आधार पर अब हम प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम बता सकते हैं। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के 4 नियम हैं। उसमें पहला नियम यही है कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश आवश्यक है। उस न्यूनतम आवृत्ति को हम देहली आवृत्ति कहते हैं। इस आवृत्ति से कम आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव नहीं है, चाहे हम तीव्रता का मान कितना भी अधिक क्यों ना बढ़ा दें। ये पहला नियम, यानी इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए एक न्यूनतम आवृत्ति के प्रकाश की आवश्यकता होती है, जिसे हम देहली आवृत्ति कहते हैं। देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं होगा, चाहे हम आवृत्ति का मान कितना भी बढ़ा दें, लेकिन इलेक्ट्रॉन ही उत्सर्जित नहीं होगा देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति पर। तो यहाँ देखिए ये बात प्रमाणित हो रही है ना कि जो तीव्रता है वो आवृत्ति पर निर्भर नहीं है। तीव्रता जो है वो आवृत्ति पर निर्भर नहीं है। तीव्रता अलग चीज़ हो गई, आवृत्ति अलग चीज़ हो गई। तो पहला नियम ये स्पष्ट हो गया। दूसरा नियम ये कहता है कि जो संतृप्त धारा का मान है, संतृप्त धारा का मान आपतित प्रकाश के तीव्रता पर निर्भर करता है। संतृप्त धारा का मान किस पर निर्भर करता है? आपतित प्रकाश के तीव्रता पर निर्भर करता है। यानी यदि हम तीव्रता का मान बढ़ाएंगे तो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। अगर हम तीव्रता का मान बढ़ाएंगे तो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे संतृप्त धारा का मान उतना ही अधिक होगा। चाहे हम आवृत्ति का मान कुछ भी रखें, लेकिन जो संतृप्त धारा का मान है वो आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि आपतित प्रकाश के तीव्रता पर निर्भर करता है।
और तीसरा नियम ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा या संस्तब्ध विभव आपतित प्रकाश के आवृत्ति पर निर्भर करता है, ना कि तीव्रता पर। आपतित प्रकाश के आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है, तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। तो ये तीसरा नियम है। और चौथा नियम ये कहता है कि जैसे ही प्रकाश धातु की सतह पर डाला जाता है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन तुरंत होता है। यानी इसमें टाइम डिलेशन नहीं है, समय पश्चता नहीं है। जैसे ही प्रकाश धातु की सतह पर पड़ेगा वैसे ही इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। इसमें बहुत कम समय लगता है, लगभग 10⁻⁻10 सेकेंड का समय लगता है, जो नगण्य है। तो ये माना जाता है कि तुरंत इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाता है। तो इस तरह से ये 4 प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम बन जाते हैं, जिनको हम लेनार्ड के प्रयोग से अच्छी तरह से समझ सकते हैं।